नमस्कार दोस्तों, डेली फैक्ट्स में आपका स्वागत है। ये है ऑडियो बुक जंक्शन। कहते हैं प्यार कोई सीमा नहीं जानता, लेकिन क्या हो जब प्यार को दो अलग अलग दुनियाओं के बीच खड़ा कर दिया जाए। मैं आज पेश कर रहा हूं एक दिल छू लेने वाली लव स्टोरी, दो दुनियाएं एक प्यार। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए एक सफर है जिन्होंने कभी किसी को टूटकर चाहा है। इस ऑडियो बुक को आखिर तक जरूर सुने, क्योंकि आखिरी पार्ट में एक ऐसा सच छिपा है जो आपकी सोच बदल देगा। चलिए डूबते हैं मोहब्बत के इस सफर में। प्रस्तुत है दूसरे चैप्टर का पार्ट तीसरा। उसके गांव की खासियत, साझी परंपराओं और मिलकर की गई कोशिशों का सुकून देने वाला अपनापन कुछ ऐसा था जो वो अपने अंदर समेटे हुए थी। मुंबई अपनी बहुत बड़ी जगह में शुरू में ऐसी करीबी बातों को खत्म करता हुआ लगा, लेकिन जैसा कि रोहन ने सब्र से बताया था, शहर छोटी छोटी दुनियाओं का एक ग्रुप था, जिनमें से हर एक की अपनी छोटी छोटी कम्युनिटी थी। फिर उसकी तलाश इन अपनेपन की जगहों की तलाश बन गई, ऐसी जगह जहां उसके अतीत की गूंज उसके आज से मिल सके। उसने रोहन के बताए बाजारों की हल्की लय पर ध्यान देना शुरू किया। उसने जोरदार मोलभाव और सामान की बहुत ज्यादा मात्रा से आगे देखा। उसने शांत बातचीत, सालों से पड़ोसी रहे दुकानदारों के बीच जानबूझकर सिर हिलाना, शहर के सच में जागने से पहले सुबह की शांति में चाय के कप शेयर करना देखना शुरू किया। ये वही इंसानी रिश्ते थे जो उसके गांव की जिंदगी की नींव थे, और उसे एहसास हुआ कि वे यहां पूरी तरह से गायब नहीं थे, बस बिखरे हुए थे, जिन्हें खोजने के लिए ज्यादा समझदार नजर की जरूरत थी। रोहन ने उसकी बढ़ती जुड़ाव की चाहत को भांपते हुए धीरे धीरे उनकी खोजबीन को आगे बढ़ाना शुरू किया। उसने उसे मुंबई के बढ़ते कारीगर समुदायों की रंगीन दुनिया से मिलवाया। ये कोई बड़ा ऑर्गेनाइज इंट्रोडक्शन नहीं था, बल्कि अचानक हुई मुलाकातों का एक सिलसिला था, जो उसकी इस समझ पर आधारित था कि ऐसे कनेक्शन कहां बन सकते हैं। एक दोपहर हाथ से पेंट किए गए कपड़ों की स्पेशलाइजेशन वाली एक दुकान में घूमते हुए रोहन की मालिक मीरा नाम की एक महिला से बातचीत शुरू हुई, जिनका परिवार पीढ़ियों से टेक्सटाइल डिजाइन से जुड़ा था। मीरा ने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के सामने पारंपरिक टेक्निक बनाए रखने की चुनौतियों के बारे में बताया, और ऐसे कुशल कारीगरों को खोजने की कोशिश के बारे में बताया जो स्पीड से ज्यादा कारीगरी को महत्व देते थे। लक्ष्मी, जिसने बचपन में अपनी दादी को बहुत ध्यान से कढ़ाई करते हुए अनगिनत घंटे देखे थे, उसे मीरा की हालत से तुरंत अपनापन महसूस हुआ। उसने खुद को मुश्किल पैटर्न, मिट्टी के रंगों, हर पीस में साफ दिखने वाले पक्के समर्पण की ओर खिंचा हुआ पाया। इस मुलाकात ने लक्ष्मी के अंदर कुछ जगाया। वो एक्टिवली ऐसे ही कारीगरों को ढूंढने लगी। उन्होंने रोहन से न सिर्फ टूरिस्ट जगहों का रास्ता पूछना सीखा, बल्कि ये भी सलाह ली कि खास क्राफ्ट कहां मिलेंगे। उनकी शुरुआती हिंदी, जिसे रोहन सत्र से सुधारने में उनकी मदद कर रहे थे, एक बहुत कीमती टूल बन गई। वो कम ट्रैफिक वाली जगहों पर छोटी वर्कशॉप में जाने लगी, ऐसी जगह जहां लकड़ी की पॉलिश या सूखती मिट्टी की खुशबू हवा में फैली होती थी। उन्हें एक कुम्हार मिला जो अब भी पारंपरिक पैर से चलने वाले चाक का इस्तेमाल करता था। उसके हाथ इतने अच्छे से चल रहे थे कि उन्हें गांव के बड़े बुजुर्गों की याद आ गई। उन्हें महिलाओं का एक ग्रुप मिला जो बारीक लेसवर्क बनाने में माहिर थी। उनकी फुर्तीली उंगलियों ऐसे नाजुक पैटर्न बना रही थी जो ग्रेविटी को भी चुनौती देते लगते थे। ये अनुभव सिर्फ देखने के बारे में नहीं थे, ये जुड़ने के बारे में थे। लक्ष्मी, जो शुरू में शर्मीली थी, जब वे टेक्निक पर बात करती थी या उसमें शामिल स्किल की तारीफ करती थी, तो उन्हें अपनी बात कहने का मौका मिलता था। वो बताती थी कि कैसे एक जैसे क्राफ्ट होते थे। लक्ष्मी ने अपने गांव में जो किया, उससे मिलती जुलती बातें पता चली और समझ के पुल बने। बदले में कारीगर भी अक्सर उसकी सच्ची दिलचस्पी और ज्ञान से खुश होते थे। उन्हें उसमें एक सुनने वाला मिला, कोई ऐसा जो उनकी मेहनत की कीमत समझता था, न कि सिर्फ पैसे की। यह पहचान लक्ष्मी के लिए बहुत बड़ी थी।
ये उसके पास मौजूद हुनर और ज्ञान की पहचान थी। ऐसे हुनर जो इस नए शहरी माहौल में पुराने नहीं थे, बल्कि शायद कीमती भी थे। रोहन इस बदलाव को शांति से देख रहा था। उसने देखा कि कैसे लक्ष्मी की घबराहट धीरे धीरे एक उभरते हुए कॉन्फिडेंस में बदल रही थी। उसकी आंखें, जो कभी झिझकते हुए हैरानी से भरी थी, अब उनमें एक मकसद की चिंगारी थी। वो अब मुंबई में सिर्फ एक विजिटर नहीं थी, वो इसकी क्रिएटिव आत्मा के साथ एक्टिव रूप से जुड़ रही थी। इसमें अपनी एक अलग जगह ढूंढ रही थी। उसे शहर में अपने शुरुआती दिन बाद थे, भटकने का एहसास, और कैसे उसने अपने जैसे लोगों, ऐसे लोगों को ढूंढा था जो उसके पैशन और उसकी वैल्यूज को शेयर करते थे। उसने लक्ष्मी को भी ऐसा ही करते देखा, अपना रास्ता बनाते हुए, जो उसकी विरासत से जुड़ा हो लेकिन भविष्य की ओर बढ़ रहा हो। एक खास पादगार दोपहर रोहन लक्ष्मी को शहर के एक शांत इलाके में एक छोटे सादे कम्युनिटी सेंटर में ले गया। ये अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज का हब था, और उस दिन वहां कारीगरों और क्राफ्ट के शौकीनों की एक छोटी सी मीटिंग हो रही थी। हवा में बातचीत, चाप के कयों की खनक और एक जैसे जुनून की आवाज गूंज रही थी। लक्ष्मी, जो शुरू में झिझक रही थी, बाद में एक महिला से बातचीत करने लगी, जी पारंपरिक भारतीय ब्लॉक प्रिंटिंग की कला दिखा रही थी। उस महिला, जिसका नाम प्रिया था, ने इस क्राफ्ट के इतिहास और कल्चरल महत्व के बारे में बहुत जोश से बात की। लक्ष्मी अपने हाल के अनुभवों से हिम्मत पाकर अपने इलाके की मिलती जुलती टेक्सटाइल परंपराओं के बारे में अपनी जानकारी शेयर की। उनकी बातचीत मजेदार थी, जिसमें आपसी सम्मान और उनके क्राफ्ट की गहरी कल्चरल जड़ों की एक जैसी समझ थी। जैसे जैसे दोपहर ढलती गई, लक्ष्मी ने खुद को कई दूसरे लोगों से बात करते हुए पाया, जिनमें से हर किसी की अपनी खास कला की पसंद थी। एक म्यूजिशियन था जो क्लासिकल इंडियन इंस्ट्रूमेंट बजाता था, एक पेंटर था जो लोक कला से प्रेरणा लेता था, और एक कहानीकार था जो बच्चों के एक छोटे ग्रुप को पुरानी कहानियों की कहानियों से बांधे रखता था। इस जोशीले, सपोर्टिव माहौल में लक्ष्मी को अपनेपन का ऐसा एहसास हुआ जो उसने अपने गांव छोड़ने के बाद महसूस नहीं किया था। ये वे लोग थे जो परंपरा को बनाए रखने की अहमियत समझते थे, जो हाथ से बनी चीजों के बारीक काम में वैल्यू देखते थे, और जो भारतीय संस्कृति की अलग अलग तरह की चीजों को सेलिब्रेट करते थे। रोहन ने थोड़ी दूर से देखा और लक्ष्मी में एक हल्का लेकिन गहरा बदलाव देखा। उसका पोस्चर ज्यादा रिलैक्स था, उसकी मुस्कान ज्यादा सच्ची थी। ये खुलकर बात कर रही थी, उसकी हंसी दूसरों के साथ मिल रही थी। उसे एहसास हुआ कि जब वो उसे मुंबई के आसपास गाइड कर रहा था, तो वो एक्टिव रूप से उसके कल्चरल दिल को ढूंढ रही थी। उन लोगों से जुड़ाव महसूस कर रही थी जो उसके वैल्यूज और हेरिटेज के लिए उसकी तारीफ को शेयर करते थे। ये सिर्फ जाने पहचाने आराम ढूंढने के बारे में नहीं था, ये एक्टिव रूप से एक नई कम्युनिटी बनाने के बारे में था, जो उसके पास्ट का एक्सटेंशन हो, न कि उसे नकारने वाला। उन्हें शहर में अपनी शुरुआती मुश्किलें याद आई, गुमनामी का बहुत ज्यादा एहसास। उन्हें एक जैसी पसंद, साथी शौकीनों के साथ सुकून मिला था। उन्होंने देखा कि लक्ष्मी अब वही जरूरी जुड़ाव महसूस कर रही थी। सिर्फ क्राफ्ट ही जरूरी नहीं थे, बल्कि उन्हें करने वाले लोग, शेयर की गई कहानियां, एक दूसरे की हिम्मत भी जरूरी थी। वो समझ गए थे कि मुंबई भले ही बहुत ज्यादा दबाव वाला शहर हो, लेकिन अगर किसी को पता हो कि कहाँ देखना है, तो ये अपने जुनून को बढ़ाने और गहरे इंसानी रिश्ते बनाने के लिए भी एक अच्छी जमीन देता है। मुंबई में जाने पहचानी सुविधाओं की तलाश ने भी एक नया मोड़ ले लिया। लक्ष्मी ये सिर्फ अपनी मां की चाय का स्वाद खोजने के बारे में नहीं था। हालांकि रोहन उस कला को बेहतर बनाता रहा। ये ऐसी जगहों को खोजने के बारे में था जो शांति और समुदाय की भावना पैदा करती हों। ऐसी जगह जो उसके गांव की गर्मजोशी का ही हिस्सा लगती हो। रोहन ने अपनी खोज में एक छोटी सादी लाइब्रेरी खोजी थी, जिसमें एक कम्युनिटी गार्डन भी था। ये शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत जगह थी,
एक ऐसी जगह जहां रहने वाले अपनी सब्जियों और फूल उगाने के लिए छोटे प्लॉट किराए पर ले सकते थे। एक शनिवार की सुबह वो लक्ष्मी को बाहर ले गया। हवा ठंडी और खुशबूदार थी। शहर की उमस से राहत मिली। वे खिले हुए गेंदे, पके टमाटर और हरी पत्तियों की लाइनों के बीच से गुजरे। लक्ष्मी ने एक बुजुर्ग महिला को अपनी जमीन के छोटे से टुकड़े की देखभाल करते हुए देखा। उसकी हरकतें धीमी और सोच समझ कर थी। उसने एक जवान जोड़े को अपने तुलसी के पौधों को पानी देते हुए हंसते हुए देखा। ये एक छोटी सी कम्युनिटी थी, एक साझा मकसद जो शहर की भागदौड़ से कहीं ज्यादा था। रोहन ने उनके लिए एक छोटा सा प्लॉट किराए पर लिया। ये एक मामूली जगह थी, लेकिन लक्ष्मी के लिए यह अपनी जड़ों से एक गहरा जुड़ाव था। ये रेगुलर तौर पर बगीचे में जाने लगी। रोहन अक्सर उसके साथ हो लेता था। उसे मिट्टी में हाथ गड़ाने, छोटे पौधों की देखभाल करने, जिंदगी को खिलते हुए देखने में एक शांत खुशी मिलती थी। बागवानी का काम, जो गांव की जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा था, उसे जमीन से जुड़ाव और मकराद का एहसास कराता था। वो दूसरे बागवानों से बात करती, टिप्स शेयर करती, उपज का लेन देन करती और नई नई दोस्ती करती। उन्होंने उनके डेडिकेशन, पारंपरिक तरीके से पौधे लगाने के उनके ज्ञान और उनके नरम व्यवहार की तारीफ की। ये बगीचा लक्ष्मी की शरण स्थली बन गया, एक ऐसी जगह जहां वह प्रकृति की लय और खेती के आसान सुखों से फिर से जुड़ सकती थी। ये उसकी विरासत को नई मिट्टी में रोपने, उसे फलने फूलने की उसकी क्षमता का एक ठोस सबूत था। उसे एहसास हुआ कि शहर की जरूरतें तो बहुत थी, लेकिन जाने पहचाने आराम के मौके भी थे, ऐसी जगह बनाने के लिए जो उसकी आत्मा को सुकून दे। ये बढ़ता हुआ आत्मविश्वास, अपने माहौल को एक्टिव रूप से बदलने की ये क्षमता उसके लचीलेपन का सबूत थी। वो अब सिर्फ मुंबई में ढल नहीं रही थी, वो इसके अंदर पनपने लगी थी। इसके जीवंत, हमेशा बदलते ताने बाने में अपना अनोखा धागा बुन रही थी। वो शहर की भागदौड़ को शांत करके नहीं, बल्कि इसके अंदर अपनी शांत, सुकून देने वाली लय ढूंढकर तालमेल बिठा रही थी। एक ऐसी लय जो धरती, मौसमों और उसकी अपनी जड़ों की मजबूती को दिखाती थी। लक्ष्मी के एंटरप्रेन्योर बनने की भावना की शुरुआती चिंगारी किसी बोर्डरूम में नहीं, बल्कि रोहन के किचन की धीमी आवाज में, मसालों की खुशबू और उसकी बनाई हुई चाय की हल्की बुदबुदाहट के बीच चली। ये सुबह भी कई दूसरी सुबह जैसी ही थी, फिर भी कुछ अलग महसूस हो रहा था। कारीगरों के साथ उसकी बातचीत, उनके फीके पड़ते कामों की कहानियां, उनकी आंखों में जो शांत निराशा थी जब वे गुजारा करने की कोशिश के बारे में बात करते थे, ये सब मिलकर एक जबरदस्त एहसास बन गया। उसका गांव सिर्फ परंपराओं का भंडार नहीं था, ये हुनर, कलाकारी, एक ऐसी जिंदगी जीने के तरीके का खजाना था जिसमें एक अंदरूनी सुंदरता और कीमत थी। एक ऐसी कीमत जो मॉडर्निटी की लगातार बढ़ती रफ्तार से खत्म हो रही थी। रोहन, जो हमेशा होश में रहता था, उसने उसकी नजर में बदलाव देखा। जिस तरह उसके हाथ, जो अक्सर रोटी के आटे को ध्यान से मोड़ने में लगे रहते थे, अब बेचैनी से हिल रहे थे। उसने उसकी सोचती आंखों के पीछे चीजें घूमती हुई देखी। क्या बात है, लक्ष्मी? उसने धीमी आवाज में पूछा और अपने लिए उसकी खुशबूदार चाय का एक कप बनाया। लक्ष्मी ने उसे देखा। उसके चेहरे पर पक्का इरादा और जानी पहचानी घबराहट का मिला जुला भाव था। रोहन, उसने कहना शुरू किया। बोलते बोलते उसकी आवाज में ताकत आ गई। मैं सोच रही थी, ये सभी कारीगर जिनसे मैं मिली हूं और मेरा अपना गांव, उनके पास देने के लिए बहुत कुछ है। इतनी खूबसूरती है कि उसे भुलाया जा रहा है। इसे फीका पड़ने देना गलत लगता है। वो रुकी और अपने विचार इकट्ठा किए। मेरे गांव में हम अपने हाथों से बहुत सी चीजें बनाते हैं। बुनाई, मिट्टी के बर्तन, बारीक कढ़ाई। ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये कहानियों हैं, ये पीढ़ियों की विरासत है। और यहां मुंबई में लोग असलियत, कुछ असली चीज ढूंढ रहे हैं। वे बड़े पैमाने पर बनी चीजों,
बिना किसी खास चीज से थक चुके हैं। उन्हें जुड़ाव चाहिए, उन्हें मतलब चाहिए। तो दोस्तों, ये था कहानी दो दुनियाएं एक प्यार का दूसरे चैप्टर का पार्ट 3। प्यार के इस मोड़ ने आज एक सवाल छोड़ दिया है, क्या ये दोनों दुनियाएं कभी एक हो पाएंगी? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और उनके साथ शेयर करें जिन्हें आप दिल से चाहते हैं। ऐसी ही और भी इमोशन और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल डेली फैक्ट्स को अभी सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट में ये प्यार कौन सा नया मोड़ लेगा, ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।